तो हेलो बच्चों, आइए आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स में प्रतिरोधकों का समीकरण सिद्ध करने वाले हैं। यानी प्रतिरोध को दो क्रम में सजाया जाता है, एक श्रेणी क्रम, एक 500 क्रम। ठीक है, और दोनों का एक एक समीकरण है जिसे सिद्ध करना है और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यह 5 नंबर का आता है, ठीक है ना, और 2-3 साल लगातार पूछ भी चुका है। तो पहला होता है हम लोग का श्रेणी क्रम समीकरण, श्रेणी क्रम प्रतिरोधक। अब श्रेणी क्रम प्रतिरोध में आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण इसका है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसी को हम प्रूव करने वाले हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोधक में। श्रेणी क्रम प्रतिरोध में इसी को प्रूव करने वाले हैं, और ये कैसे इक्वल होगा, कैसे प्रूफ होगा, इसको हम देखेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम यानी कि एक छोर से दूसरे छोर में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिरोधन समीकरण में मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध, एक डायग्राम बना लेंगे, एक ए बी, ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध बी सी, और तीसरा प्रतिरोध की बात करें सी डी। 3 प्रतिरोध को हम जोड़ दिए, और इन प्रतिरोधों को हम मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, चलिए, और परिपथ पूरा करने के लिए परिपथ में हम बैटरी लगाते हैं। परिपथ पूरा करने के लिए बैटरी, परिपथ में बैटरी, एक स्विच, बस इतना काफी है। और मानते हैं कि बैटरी से जो धारा निकलेगी उस धारा का मान I है, क्योंकि ये कहीं क्रम में है, यहाँ से एक प्रतिरोध, फिर एक प्रतिरोध, फिर एक प्रतिरोध। तो जो धारा यहाँ से जाएगी बैटरी से, वह एक ही धारा तीनों में जाएगी, तीनों में एक ही धारा जाएगी। यानी यहाँ पर धारा की बंटवारा नहीं हो रहा है। श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत रहता है, यानी वो धारा का मान जो है एक क्रम से तीनों में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर धारा का बंटवारा नहीं होगा। और यदि समानांतर क्रम हो तो समानांतर क्रम में धारा बट जाता है 3 भागों में। ठीक है, तो इसलिए वहां पर धारा को हम I1, I2, I3 मानेंगे। ठीक है ना, बस इसके कुछ देर बाद वो भी करेंगे। और विभवांतर जो है बैटरी का, प्लस या माइनस विभवांतर, पहला प्रतिरोध में विभवांतर V1, दूसरा प्रतिरोध में विभवांतर V2, और तीसरा प्रतिरोध में विभवांतर V3। वोल्ट अलग अलग जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में विद्युत करंट जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे उसके पावर कम होते जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। पहले यहाँ पर जो लिखे उसको मान लेते हैं कि माना श्रेणी क्रम में ए बी बी सी सी डी, सिरों के बीच क्रमशः R1, R2, R3 प्रतिरोध है। मान लिया, यहां तक समझ में आ गया कि ए बी के बीच R1 और BC के बीच में R2 और CD के बीच में R3 प्रतिरोध है, जिसमें धारा का मान कितना है I, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब I धारा है, अब विभवांतर क्या है, इनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है। ठीक है ना, तथा विभवांतर क्रमशः के मतलब है ना कि
जो यहाँ पर ए बी है R1 है, बी सी है R2 है, सी डी है R3 है, उसी प्रकार R1 के लिए V1, V2 और V3। ठीक है, और क्या विभवांतर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, जो यहाँ पर विभवांतर है V1, V2, V3, ये तीनों विभवांतर जो है एक ही सेल से निकल रहा है। अब बैटरी का जो विभवांतर है V है, मतलब हम कह सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जो भी विभवांतर यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, ये तीनों विभवांतर एक ही सेल से निकल रहा है। और सेल का विभवांतर क्या है? वोल्ट। नहीं समझ में आया? देखो, मान लेते हैं कि 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और इससे हम 3 प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक है, 4-4 वोल्ट का। ठीक है, मतलब यही ना जो 12 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट दे रहा है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि 12 वोल्ट बराबर 4 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट हो जाएगा ना, मतलब 4-4 8-4 12। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर विभवांतर निकल रहा है वो सभी विभवांतर एक ही सेल से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? एक ही सेल से निकल रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, लिखेंगे जब उसका जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें प्राप्त है I प्राप्त है, V प्राप्त है। कौन कौन सा? I का मान प्राप्त है और V का मान प्राप्त है। मतलब I और V रहेगा तो ओम के नियम लग जाएगा। ओम के नियम बराबर क्या होता है? ओम के नियम होता है I बराबर V बटा में R होता है। मतलब यहाँ पर हम विभवांतर की बात कर रहे हैं, विभवांतर निकालना है तो विभवांतर की बात करते हैं, V बराबर I इंटू R हो जाएगा ना, V बराबर I इंटू R। ओम के नियम कहता है कि यदि आपके पास में धारा है और V है तो आप एक समीकरण तैयार कर सकते हैं, V बराबर I इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम क्या कहता है कि भाई आपके पास क्या है? I है और R है, तो V बराबर I इंटू R। इन्हें बोलेगा ओम के नियम कि V बराबर I इंटू R। अब V जो है पहला प्रतिरोध में V का मान V1 है, मतलब V1 बराबर है ना, यहाँ पर 3 प्रतिरोध है तो धारा का मान 3 होगा। ये धारा का मान तो नियत है, प्रतिरोध के में विभवांतर के मान 3 होगा। अब 3 विभवांतर है तो पहले विभवांतर के लिए V1 बराबर I नियत है, क्योंकि तीनों में एक ही धारा बह रहा है, तीनों में धारा का मान क्या है? सेम है। तो V1 बराबर I इंटू R1। आया समझ में? V1 बराबर I इंटू R1। यानी हम बात करें विभवांतर, पहले प्रतिरोध के विभवांतर के, तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर का मान है V1, तो इसमें धारा का मान कितना होगा? I, धारा तो नियत है। इसके बाद प्रतिरोध कौन सा है? तो पहला प्रतिरोध R1। यहाँ पर एक ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, अब दूसरा बात करें हम लोग, तो दूसरे विभवांतर की बात करें V2, तो V2 बराबर I इंटू R2। फिर यहाँ पर एक समीकरण बना। उसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध की बात करें तो V3 बराबर I इंटू R3 बना ना, ये तीसरा प्रतिरोध बन गया हम लोगों का। ठीक है, अब तीनों मिल गया। अब यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ ऐसे 3 से अधिक प्रतिरोध भी हम लोग जोड़ सकते हैं, 3 4 5 2 3 जितना भी हो। यहाँ तीनों प्रतिरोध में बैटरी V विभवांतर प्रवाहित कर रही। तो तीनों प्रतिरोध में बैटरी V से ही ना विभवांतर जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी विभवांतर का मान, कुल टोटल मान कितना हो जाएगा? तो कुल विभवांतर का मान होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, विभवांतर का कुल मान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें V1 के मान, तो V1 के मान कितना है? I इंटू R1 है ना, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2
प्लस आई इंटू R3। कहाँ से? तो भाई कहेंगे समीकरण 1 2 3 से। ठीक है, v का मान रख दिए, v1 v2 v3 का मान रख दिए। ठीक है ना। अब ये यहाँ पर हो जाएगा v बराबर i, इस तीनों में से कॉमन करेंगे तो i इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 बन गया समीकरण 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जितना भी प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है ना, तीनों प्रतिरोध को जोड़कर एक प्रतिरोध मान लेते हैं, मतलब तीनों प्रतिरोध का एक समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ ये समझ लो पहले। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब यह हुआ कि जितना भी प्रतिरोध है उनके सब प्रतिरोध को आपस में मिलाकर एक प्रतिरोध बनाना समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध है ना, हम तीनों प्रतिरोध को आपस में मिला देंगे तो एक प्रतिरोध बनेगा। तब मान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध RS है तथा धारा I अब विभवांतर भी प्रवाहित हो रहा है। समझ में आया? नहीं, फिगर एक और बनाते हैं, ध्यान दें कि इन तीनों प्रतिरोध को जोड़कर हम एक प्रतिरोध बना देते हैं। तीनों प्रतिरोध को जोड़कर एक प्रतिरोध। ठीक है, बस एक डायग्राम दिखाना है और इसमें सेल लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें धारा का मान I ही रहेगा, धारा तो उतना ही प्रवाहित होगा, जितना इसमें धारा है उतना ही उसमें भी धारा होगा। बैटरी को हम कम नहीं किए हैं, जितना है उतना, सब चीज उतना ही है, प्रतिरोध भी उतना ही है, बस क्या किया है कि 3 बल्ब को एक ही में जोड़ दिए, 3 बल्ब को एक ही में जोड़ दिए और तब जाकर उसमें धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध को हम मान लेते हैं कि कुल प्रतिरोध RS है। RS क्यों? तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध को जोड़े हैं, जब भी 3 चीज को आपस में ऐड करेंगे या 4 चीज को या एक से अधिक चीज को आपस में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो उसके लिए RS, ठीक है ना, कुल टोटल के लिए, और 500 क्रम में जोड़ेंगे तो RP, ठीक है ना, RS और RP। तो हो गया RS, इस प्रतिरोध को मान लिए, और इसमें प्रवाहित विभवांतर का मान कितना हो जाएगा? V होगा। अब एक ही ना यहाँ पर प्रतिरोध बन गया, तो यहाँ पर विभवांतर एक ही प्रवाहित होगा। इसमें 3 था इसलिए विभवांतर जो है 3 भाग में बटा था, V1 V2 V3, लेकिन यहाँ पर एक ही विभवांतर प्रवाहित हो रहा है, मतलब एक ही भाग में बटेगा V, तो ये हो गया हमारा V। ठीक है ना। और यहाँ पर जो धारा का मान है AB, ये मान लेते हैं AB सिरे के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते थे कि तीनों प्रतिरोध को A और D को A से D के छोर के बीच में जोड़कर एक प्रतिरोध बना दिए गए, लिख सकते थे। ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पर भी तो ओम के नियम लगेगा, तो ओम के नियम से क्या होगा कि V बराबर I इंटू R। तो यहाँ पर V का मान V बराबर I है और R का मान कितना है? RS, कुल प्रतिरोध का मान RS। यहाँ पर भी एक समीकरण बनकर तैयार हो गया हम लोगों का। समीकरण कितना है? 4 5 समीकरण हो गया। ठीक है ना। अब समीकरण 4 और 5 को थोड़ा ध्यान दें हम लोग, समीकरण 4 और 5 को थोड़ा सा ध्यान दें तो हम देख पा रहे हैं दोनों में कि यहाँ पर भी विभवांतर के मान इतना है, यहाँ पर विभवांतर का मान कितना है कि V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर भी विभवांतर का मान है V बराबर I इंटू RS, है ना। दोनों में विभवांतर का मान दिया गया। अब दोनों समीकरण की यदि हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर भी V के मान, यहाँ पर भी V के मान, दोनों में V के मान, तो जब V बराबर है तो इसका मान भी आपस में बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं समीकरण
समीकरण 1 और 2 से, 1 नहीं है ना, 4 है, 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से यहाँ पर हो जाएगा I इंटू आर एस नहीं I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर I इंटू आर एस। यहाँ पर I से I कट जाएगा, Y से I धारा खत्म और बचेगा कितना, तो आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। ये निकालना था ना, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूफ्ड कर दिए। आया समझ में? चलो तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा, समानांतर 500 क्रम या 500 क्रम या समानांतर, दोनों एक ही नाम है। समानांतर क्रम प्रतिरोध का समीकरण देखते हैं, सिद्ध करते हैं। इसका जो समीकरण होता है 1/में आर पी अला नहीं बटा में 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3, इसमें और भी प्रतिरोध जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसी को हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें 3 प्रतिरोध है, तब 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में एक डायग्राम के रूप में, सॉरी समानांतर क्रम में एक डायग्राम के रूप में सजा लेते हैं। ठीक है, बात नहीं, माना ए और बी सिरों के बीच 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए सेल लगा देते, बैटरी लगा देते हैं। परिपथ को पूरा करने के लिए एक स्विच, ये हो गया हमारा डायग्राम तैयार। और क्या करते हैं इसमें कि धारा का मान आई, बात नहीं, धारा का मान आई और 3 प्रतिरोध है, तो R1 R2 R3, तीनों प्रतिरोध का मान है R1 R2 R3। ठीक है, और इसमें जब धारा आएगा, ध्यान देना, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इसको कि माना ए और बी सिरों के बीच 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समानांतर क्रम में जुड़े हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर कि तीनों समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो जब यहाँ से धारा आएगा तो धारा बिंदु ए पर धारा का मान I होगा, लेकिन बिंदु ए से धारा जब आगे जाएगा तो धारा 3 भाग में बट जाएगा, I1, I2 और I3। और वापस जब प्रतिरोध ले निकलते हुए धारा बाहर निकलेगा तो फिर धारा का मान हो जाएगा I। ठीक है ना, मतलब धारा जब प्रतिरोध में प्रवेश किया तो धारा 3 भागों में बट गया। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि धारा I बिंदु ए पर और प्रतिरोधों में, ऐसे नहीं से लिख देते, धारा I जब तीनों प्रतिरोध में जाएगा तो ये I1, I2, I3 में बट जाएगा। अब पुनः वापस बिंदु ए पर धारा का मान I हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब धारा एक ही है I, जैसे वहाँ पर विभवांतर एक था ना,
यहाँ पर धारा एक ही है I, और यही धारा 3 भागों में बटा है I1 प्लस I2 प्लस I3। ये मिला हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर विभवांतर की बात करें तो विभवांतर नहीं बटेगा, विभवांतर तीनों के लिए एक ही होगा। समानांतर क्रम में ऐसे सोचो कि जैसे घर की लाइट है, अगर की लाइट को हम समानांतर क्रम, घर की लाइट समानांतर क्रम में रहती है, तो घर की लाइट समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जितना पावर पंखा को मिलेगा उतना ही पावर लाइट को भी मिलेगा। मतलब इसमें विभवांतर यानी वोल्ट नहीं बटता है। लेकिन उसी क्रम में यदि हम लाइट को जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो जैसे जैसे पावर आगे जाएगा वैसे वैसे उसका विभवांतर कम होता जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें विभवांतर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये विभवांतर है V, तो इसका विभवांतर V ही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, प्रतिरोधों के बीच प्रवाहित विभवांतर V है। प्रतिरोधों के बीच जो विभवांतर प्रवाहित हो क्या है, V है। अब V है, I है, V पता है, I पता है, अब प्रतिरोध R पता ही है, तो V I R तो तीनों पता है, तो ओम के नियम लगेगा। ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम होता है I बराबर V बटा में R, यही लगाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर V बराबर I इंटू R नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि V यहाँ पर विभवांतर जो है नियतांक है। हम वहाँ पर यूज किए थे कि V बराबर I इंटू R यूज किए थे, तो दोनों एक ही है। I बराबर V बटा में R, दोनों एक ही है, इधर एक गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब यहाँ पर हम इसलिए यूज किए थे कि वहाँ पर विभवांतर 3 भागों में बट रहा था, ठीक है ना, तो विभवांतर की मान की जरूरत है। और यहाँ पर विभवांतर नियत है और धारा जो है 3 भागों में बट रहा है। जब धारा 3 भाग में बटेगा तो यहाँ पर धारा का समीकरण यूज करेंगे, दोनों एक ही समीकरण है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हम लगाएंगे कि ओम के नियम से I बराबर V बटा R, I बराबर V बटा R, ये हमारा ओम के नियम का समीकरण है। अब यहाँ पर R1 के लिए हम लेते हैं पहला प्रतिरोध के लिए, तो पहला प्रतिरोध में धारा का मान है I1, दूसरा प्रतिरोध में धारा का मान I2, तीसरा प्रतिरोध में I3। तो मतलब I1 हम निकालें तो I1 बराबर V बटा में R1 होगा ना, I1 बराबर V बटा में R1, ठीक है। पहला चीज हमारा यहाँ पर मिल गया कि I1 बराबर V बटा में R। दूसरा बात करें तो I2 बराबर V बटा में R2, एक यहाँ पर और मिल गया, ठीक है। और I3 बराबर V बटा में R3, ओम के नियम से मिला ना, 3 समीकरण मिल गया। अब तीनों समीकरण का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 रख देते हैं। इसमें I1 का मान I बराबर I1 का मान V बटा में R1 प्लस V बटा में R2 और प्लस V बटा में R3, ये बन गया हमारा समीकरण 1 है ना। यहाँ पर 2 3 4, ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 5। आया समझ में? इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि तीनों का समतुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं, तीनों का समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। मानते हैं कि सिरे A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध RP है, ठीक है ना। यहाँ पर एक समतुल्य तीनों के मिलाकर, समतुल्य के मतलब तीनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बना देते हैं, ठीक है, AB, ठीक है। माना कि सिरे A और B के बीच में समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य का मतलब होता है 1, 2 या 2 से अधिक रहेगा तो जोड़कर उसे 1 कर देंगे। समतुल्य प्रतिरोध का मान यहाँ पर धारा I ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर धारा नहीं बटेगा, इसमें धारा का मान I1 I2 I3 नहीं होगा। अब एक प्रतिरोध है तो सब में धारा का मान 1 ही होगा ना, ठीक है। मतलब हम लोग बात करें, माना A और
माना ए और बी सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध आरपी है। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध आरपी है, धारा आई विभवांतर भी, यानी धारा और विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, बस तीनों प्रतिरोधों को जोड़कर एक प्रतिरोध बना दिया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर भी बटा में आर पी होगा ना, यहाँ पर आई बराबर भी बटा में आर पी जब समतुल्य प्रतिरोध करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 6। अब यहाँ पर समीकरण 5 और 6 को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से। अब यहाँ पर भी आई का मान है, यहाँ पर भी आई का मान है, दोनों में आई का मान है ना। तो यहाँ पर आई का मान क्या है 5 में, तो आई बार भी बाटा में एक काम करते हैं, यहाँ तीनों में से भी को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो भी को कॉमन करेंगे तो भी इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अब बराबर इधर है नीचे समीकरण 6 में आई का मान है भी बटा में आर पी, भी बटा में आर पी। अब यहाँ पर भी से भी कटेगा ना, तो इसलिए बचेगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इस तरह हम ये समीकरण को सिद्ध करेंगे, ये लिखेंगे हम प्रूव्ड, या हिंदी में सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा समानांतर क्रम का श्रेणी समीकरण, समानांतर क्रम के समीकरण को कैसे प्राप्त किया था ऐसे। और ये जो समीकरण है ना, ये केवल समीकरण नहीं, एक फार्मूला भी है, ये सूत्र भी है। ये तो हम सिद्ध किए कि कैसे बराबर होगा, और ये फार्मूला हमें न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें काफ़ी हद तक ये हमारा मदद करेंगे बनाने में। ठीक है, तो इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।